नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर हाजिर हूँ दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बंडल के साथ। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा और कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर मेरे पास होती है, जो कभी कभी नहीं भी होती है। तो आज की शुरुआत में करता हूँ एक सकारात्मक खबर से। कई अखबारों में खबर छपी है कि भारत के रहने वाले हिमाचल के हमीरपुर के निवासी गौरव शर्मा न्यूजीलैंड की संसद में चुने गए हैं सांसद, और उन्होंने वहां शपथ संस्कृत में ली है। तो ये मेरी दिलचस्पी हुई। फिर कई अखबारों में मैंने उनके बारे में खबर देखी, उसके पहले मैंने उनका नाम नहीं सुना था। तो जानकारी ये मिली कि गौरव शर्मा बुधवार को न्यूजीलैंड की संसद में संस्कृत में उन्होंने शपथ ली। 33 साल उनकी उम्र है, हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड में हैमिल्टन वेस्ट के लिए लेबर पार्टी के संसद सदस्य के रूप में उन्हें चुना गया है। अलग अलग अखबारों में उनके बारे में अलग अलग जानकारी है। और उसी में जो न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त हैं मुक्तेश परदेशी, उन्होंने ट्विटर पर बताया कि गौरव शर्मा ने सबसे पहले न्यूजीलैंड की जो लोकल लैंग्वेज है माओरी, उसमें शपथ ली, फिर उसके बाद संस्कृत में शपथ ली और उसके बाद उन्होंने दोनों देशों की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान दिखाया। ये उच्चायुक्त ने अपने ट्विटर के जरिए जानकारी दी। अब गौरव शर्मा के बारे में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ऑकलैंड से उन्होंने एमबीबीएस किया, वाशिंगटन से एमबीए किया और हैमिल्टन के नवाटन में जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में वो काम कर रहे हैं। इसके पहले न्यूजीलैंड, स्पेन, अमेरिका, नेपाल, वियतनाम, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और भारत में सार्वजनिक चिकित्सा नीति, चिकित्सा और परामर्श में शामिल रहे। अब इनके बारे में और जानकारी मैंने अखबारों में तलाशी अलग अलग जगह, तो इसमें यह पता चला कि मूलतः हमीरपुर के हड़ेटा गांव के हैं हिमाचल के, और हमीरपुर, धर्मशाला, शिमला और न्यूजीलैंड में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो मैंने बताया। और उसके बाद इससे पहले 2017 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन हैमिल्टन से उन्हें हार मिली थी। छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। गौरव के पिता हिमाचल के बिजली विभाग में इंजीनियर थे, उन्होंने वीआरएस लिया था। इसके बाद परिवार के साथ न्यूजीलैंड चले गए थे। 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें नौकरी मिली। पिता के बारे में जानकारी मिली। अब इसी में गौरव शर्मा ने अपने बारे में जानकारी दी है, जो अमर उजाला ने छापा है, भास्कर में भी है और भी अखबारों में है। उसमें गौरव शर्मा ने बताया कि 96 में न्यूजीलैंड गए, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनके पिता को नौकरी मिली। 6 साल तक संघर्ष किया, मुश्किल वक्त गुजरा और समाज सेवा के अलावा गौरव राजनीति में है। परिवार के कष्टों का जिक्र किया उन्होंने। और उसके बाद आज न्यूजीलैंड की संसद में चुने गए। उसके बाद किसी ने उनसे पूछा ट्विटर पर कि आपने हिंदी में शपथ क्यों नहीं ली, तो उन्होंने कहा है, और यह जवाब सही जवाब है, उन्होंने कहा सभी को खुश रखना कठिन है, इसलिए मैंने संस्कृत में शपथ लेने का फैसला किया। सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि हिंदी में शपथ लूँ, तब मेरी पहली भाषा पहाड़ी, जो हिमाचल की भाषा है, या पंजाबी को लेकर सवाल उठा। ऐसे में सभी को खुश रखना मुश्किल था, जबकि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, इसलिए मैंने शपथ के लिए संस्कृत को चुना। ये उनका लॉजिक है। लेकिन अच्छी तस्वीरें छपी है, परिवार के साथ भी उनकी तस्वीर है। वहाँ के जो विदेशी हैं, पहचान नहीं पा रहा हूँ किनके साथ हैं, हो सकता है कोई पॉलिटिशियन है होंगे न्यूजीलैंड में, उनके साथ तस्वीर है। तो एक अच्छी सकारात्मक खबर ये है कि भारत के रहने वाले, हिमाचल के रहने वाले एक युवा न्यूजीलैंड की संसद में चुने गए। तो ये भारत का मान बढ़ाया। और ये दुनिया के कुछ और देशों में, यूनाइटेड किंगडम में तो हम बहुत सारे लोग समय समय पर चुने जाते रहे। यूएस में भी अभी कमला हैरिस का जिक्र करते हैं तो हमें लगता है कि चलिए कमला हैरिस की मां भारतीय थी। कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में भारतीयों ने राजनीति में अपना परचम लहराया है। इस बार गौरव शर्मा की बारी है। भारतीय होने के नाते हम सब खुश हो सकते हैं, उन पर गर्व कर सकते हैं। कई और खबरें हैं, उन पर बात करने से पहले पंजाब और हरियाणा के किसान जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ मार्च कर चुके हैं। दिल्ली में उनका महाधरना है और हरियाणा पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिशें हुई। कई जगह वाटर कैनन से उन पर पानी का बौछार किया गया, रोकने की बैरिकेडिंग की गई। रोकने के लिए तमाम कोशिशों के बाद किसान अलग अलग रास्ते से दिल्ली कूच कर रहे हैं और ये खबरें कई अखबारों में है। इस बीच एहतियात के तौर पर दिल्ली में कई इलाकों में, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, इन इलाकों में मेट्रो की आवाजाही दिल्ली से रोक दी गई है, सीमाएं सील की गई है, क्योंकि लगता है कि किसान आक्रामक
होकर जिस ढंग से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं या दिल्ली में आ रहे हैं, तो कहीं टकराव हो सकता है। और ये पुलिस की तमाम तरह की तैयारियां हैं। अखबारों की पहली हेडलाइन ज़्यादातर अखबारों की आज है, दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर सरकार की सख्ती, सीमाएं सील। भास्कर, अमर उजाला, ज़्यादातर अखबारों ने छापा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसानों पर जिस ढंग से बल प्रयोग कई जगह किया गया है, उसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है, खासतौर से हरियाणा सरकार को। केंद्र सरकार की नीयत पर तो लगातार सवाल विपक्ष उठा ही रहा है। भास्कर की भी वही लीड है, अंबाला में किसानों पर पानी की बौछारें, पंजाब की सीमाएं सील, रोडवेज बसों पर 2 दिनों तक रोक। और ये कल वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था और उसमें वही किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि जो कृषि कानून है इसे स्थगित किया जाए, रद्द किया जाए और किसानों की मांगें सुनी जाए। और बहुत गिरफ्तारियां हुई है, सोनीपत, जिंद, झज्जर, रेवाड़ी में 144 धारा लगाया गया और ये सब किसानों ने बैरिकेड तोड़े और ये सब जो कुछ है, ये खबरें कई अखबारों में है। अब दिन भर आप चैनल पर देखेंगे कि इसमें दरअसल होता क्या है और उसके बाद क्या कहीं टकराव होता है, ये खबर है। कुछ और आगे खबरों पर बात करने से पहले अर्नब गोस्वामी को लेकर आज फिर एक खबर है। अर्नब गोस्वामी के बारे में मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि 1400 पन्नों का चार्जशीट मुंबई पुलिस ने अदालत में दाखिल कर दिया है। अब उस चार्जशीट में बहुत सारी अहम जानकारियां हैं। कुछ जानकारियां जो मैंने कल बताई, कुछ जानकारियां जो आज इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आपको बताऊं, जिसमें एक खास बात है। एक तो ये जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, उस चार्जशीट में रिपब्लिक टीवी और न्यूज नेशन के मालिकों को वांटेड बताया गया है। 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट है, जिसमें 5 हंसा रिसर्च के हैं, रिपब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं और दूसरे चैनलों से जुड़े लोग हैं। लेकिन आज जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है उसमें एक जानकारी है। चार्जशीट के मुताबिक केबल ऑपरेटर को कैसे अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम और बाकी चैनल किस तरह से टीआरपी का फर्जीवाड़ा करते थे, टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या गोरख धंधे का इस्तेमाल करते थे, उसका जिक्र चार्जशीट में विस्तार से है। उसी में कुछ पहलू और बताता हूं, जिसमें मुंबई पुलिस ने कहा है कि केबल ऑपरेटर को कहा जाता था कि रिपब्लिक चैनल को 31 सेकंड के लिए लॉक कर दो ताकि उस ड्यूरेशन में दर्शक चैनल नहीं बदल सके। ये देखिए एक तरीका है टीआरपी बढ़ाने का। इसी चार्जशीट में जिक्र है एक्सप्रेस के हवाले से कि टीआरपी कैलकुलेशन के लिए 30 सेकंड तक किसी चैनल पर दर्शक का टिके रहना ज़रूरी है। और इसलिए इस मामले में जांच से ये पता चला कि अर्नब की कंपनी रिपब्लिक टीवी केबल ऑपरेटर से मिली भगत करके उन्हें पैसे देकर जैसे भी कोशिश करती थी या उन्हें इसके लिए तैयार करती थी कि जैसे आप जब चैनल बदलते हैं, रिमोट अभी मेरे पास नहीं है, मैं दिखाता, जैसे आप ऐसे चैनल बदलते हैं, बदलते हुए मान लीजिए रिपब्लिक टीवी पर आते हैं। जब रिपब्लिक टीवी पर आते हैं तो रिपब्लिक टीवी से दूसरे चैनल जाने के बीच में आपको 31 सेकंड तक आपका चैनल नहीं बदलेगा। तो कोशिश ये होती थी कि रिपब्लिक टीवी को, रिपब्लिक चैनल को 31 सेकंड के लिए लॉक कर दिया जाए। ये चार्जशीट में लिखा है। तो बेसिकली 31 सेकंड का एक तरीका इजाद किया गया और जब आप 31 सेकंड तक चैनल नहीं बदल पाएंगे तो चाहे अनचाहे आपके स्क्रीन पर 31 सेकंड तक रिपब्लिक दिखता रहेगा। जबकि होना ये चाहिए कि रिमोट आप जैसे जैसे रिमोट चेंज करेंगे चैनल बदलेगा। और इस खेल में 30 सेकंड तक चैनल की रेटिंग दर्ज हो गई जहां भी बॉक्सेज लगे हैं और उसके बाद उससे उनको रेटिंग पॉइंट का फायदा होता था। ये पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है और मुंबई पुलिस ने कहा है कि इसकी जानकारी टीआरएआई को मुंबई पुलिस ने दे दी है, केबल ऑपरेटर्स को नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा उस चार्जशीट में और बहुत सारी ऐसी गिमिक जिसका इस्तेमाल अर्नब गोस्वामी की टीम और बाकी जो चैनल आरोपी हैं वो लोग करते थे टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसका भी विस्तार से जिक्र है। जिसकी कुछ बात मैं कल भी आपको बता चुका था कि इस मामले में अब तक 140 गवाहों के बयान मुंबई पुलिस ने लिए हैं। उन गवाहों के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है, तमाम सबूत और तमाम गवाह के आधार पर, कि अर्नब गोस्वामी की टीम और बाकी भी चैनल जो आरोपी चैनल है वो टीआरपी बढ़ाने के लिए ये फर्जीवाड़ा करते थे। इसी में मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा है कि टीआरएआई का जो गाइडलाइन था मई 2019 के पहले, जिसके मुताबिक आप लैंडिंग पेज नहीं ले सकते हैं, लैंडिंग पेज गैर कानूनी था। लैंडिंग पेज मतलब ये कि जब भी आप कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन करते हैं, कोई डिश टीवी या जो भी आपके पास
प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो जब ऑन करते हैं आप अपना सेट टॉप बॉक्स, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले रिपब्लिक टीवी खुलता है। जो टीवी सबसे पहले खुलता है वो उसमें अपने आप सेट किया होता है, उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। तो चार्जशीट में ये कहा गया है कि ये लैंडिंग पेज अर्नब गोस्वामी ने खरीद रखा था, जो गैर कानूनी था, गलत था। हालांकि बाद में TRAI ने मई 2019 के बाद इस पर काफ़ी वाद विवाद और काफ़ी इस पर दलीलें दी गई, उसके बाद उसे लीगल बना दिया गया। लेकिन उसके पहले वो इल्लीगल था और इल्लीगली अर्नब गोस्वामी की टीम लैंडिंग पेज खरीदकर उसका फ़ायदा उठाती थी। एक और जिक्र इस चार्जशीट में है जिसका कल भी मैंने कहा, डबल फ्रीक्वेंसी। डबल फ्रीक्वेंसी मतलब आप न्यूज़ सेक्शन में जाते हैं, वहाँ भी अर्नब गोस्वामी का चैनल दिखेगा जैसे आप सर्च करते हैं, और किड्स के सेक्शन में जाते हैं वहाँ भी रिपब्लिक टीवी दिखेगा, क्योंकि दो जगह फ्रीक्वेंसी से भी उनको फ़ायदा होता था, ये भी गलत था। ये सब विस्तार से चार्जशीट में कहा गया है। और भी ऐसे तमाम तरीके जो अर्नब गोस्वामी की टीम इस्तेमाल करती थी, उसका जिक्र विस्तार से 1400 पन्नों के इस चार्जशीट में है। अब सवाल उठता है, चार्जशीट के बाद कोर्ट का रवैया क्या होगा, ट्रायल के दौरान क्या होगा, क्या अर्नब की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या अर्नब को राहत मिल सकती है। अब उससे जुड़ी हुई एक दूसरी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स में है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने विस्तार से छापा और इकोनॉमिक टाइम्स में भी है कि मुंबई, और एक्सप्रेस में भी है दरअसल, कि मुंबई हाईकोर्ट में इस चार्जशीट को चैलेंज करने के लिए अर्नब गोस्वामी की टीम ने दलील दी थी। चार्जशीट पहले FIR रद्द करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट में अर्नब गोस्वामी की टीम पहुंची है। अब चार्जशीट रद्द करने की बात भी अर्नब गोस्वामी की टीम ने कही है। और उसी सुनवाई के दौरान बहुत दिलचस्प ये हुआ कि जब चार्जशीट रद्द करने के लिए सुनवाई और दलीलें दी जा रही थी, तो अर्नब गोस्वामी के वकील और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल के वकील अदालत में अपना पक्ष रख रहे थे। उस समय महाराष्ट्र सरकार के वकील के तौर पर कपिल सिब्बल ने कहा, पहली बात तो ये कि जब तक जांच और सुनवाई चल रही है तब तक पैरेलल ट्रायल को रोका जाए। पैरेलल ट्रायल मतलब जो एक तरह से मीडिया ट्रायल अर्नब गोस्वामी समानांतर अपने चैनल पर कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर उसे रोका जाए। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई ऐसे मामलों में ऐसे निर्देश दे चुका है। इसी दौरान अर्नब गोस्वामी के वकील चार्जशीट को चुनौती देने और FIR को रद्द करने की दलील दे रहे थे। तब कपिल सिब्बल ने यहां तक कहा, सुनिएगा बहुत अहम है, यहां तक कहा कि अर्नब के हर मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनमें ऐसा क्या खास है, वो अपनी याचिका फाइल करें और हमें जवाब देने के लिए वक्त दें। हर वक्त अर्नब अपने मामले में अर्जेंट हियरिंग क्यों चाहते हैं, ये कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा जब चार्जशीट को चुनौती दी गई अर्नब के वकील की तरफ से। तब पैरेलल ट्रायल का भी जब सवाल उठाया, तब अर्नब के वकील ने की तरफ से कहा गया कि इस मुद्दे पर बिना सरकार के प्रॉपर एप्लीकेशन और हमारा पक्ष सुने बिना फैसला नहीं किया जा सकता, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई है। और अर्नब के वकील ने कहा कि कपिल सिब्बल के रिक्वेस्ट को अपने क्लाइंट तक पहुंचाएंगे। तो एक तरह से देखें तो अब अगली तारीख मुकर्रर हो गई है, टाइम्स ऑफ इंडिया और अखबारों में विस्तार से खबर है। अब उस तारीख पर कोर्ट क्या करता है वो देखना होगा, और क्या ये चार्जशीट को चुनौती देने का यही हेडलाइन है, स्टॉप पैरेलल ट्रायल बाय रिपब्लिक टीवी इन TRP स्कैम महाराष्ट्र टू SC। अब इसमें कोर्ट से किसको राहत मिलती है, क्या पैरेलल ट्रायल को लेकर कोर्ट कहता है, क्या चार्जशीट को चुनौती दी गई है उस पर कोर्ट का रवैया, हाईकोर्ट का रवैया क्या होता है, और सबसे बड़ी बात FIR रद्द करने की बात को लेकर, मांग को लेकर अर्नब गोस्वामी हाईकोर्ट के दरवाजे पर है, उसमें क्या होता है देखना है। फिलहाल ये मामला संगीन ज़रूर है, क्योंकि पुलिस की चार्जशीट में तथ्यों के साथ, गवाहों के साथ, बयानों के साथ, जिसमें रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके बयान भी शामिल हैं। ऐसे बयानों के बाद अब देखना होगा कि क्या उन्हें राहत मिलती है। तो एक ये बड़ी खबर है। एक और खबर है जो अखबारों में है कि हाथरस के DM को अब तक क्यों नहीं हटाया, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है। अमर उजाला में पहले पन्ने पर है, कुछ और अखबारों में पहले पन्ने पर। अब ये बात समझ में नहीं आती कि यूपी सरकार को, योगी की सरकार को हाथरस के DM से इतना प्रेम क्यों है। क्या वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के कई सप्ताह पहले के निर्देश को
किनारे करके, हाईकोर्ट के उस आक्रोश को किनारे करके, जिसमें कहा गया कि एसपी का ट्रांसफर हुआ तो डीएम का भी तबादला हो, योगी सरकार डीएम को हाथरस में बनाए और टिकाए रखी हुई है। इस बार क्या हुआ? फिर हाईकोर्ट ने यही सवाल उठाया कि क्या हाथरस में डीएम को अब तक बनाए रखना या उन्हें ना हटाना क्या उचित है? यह सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फिर से योगी सरकार को पूछा है। यह सवाल तब उठा था जब आधी रात को हाथरस में पीड़ित लड़की की चिता जलाई गई थी, परिवार वालों को दूर रखा गया था, परिवार वालों की रजामंदी के बगैर पुलिस ने चिता भी जलाई और तमाम तरह के ऐसे तरीके अख्तियार किए जिस पर परिवार का एतराज़ था। उन्हें घर में बंद किया गया, घेराबंदी की गई और हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और बहुत तल्ख प्रतिक्रिया हाईकोर्ट की थी उस समय भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की। और उसी समय कहा गया था डीएम का ट्रांसफर होना चाहिए क्योंकि डीएम के वहां रहते जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब तक डीएम वहां टिके हुए हैं, बने हुए हैं और इस बार भी योगी सरकार ने अदालत में डीएम का वहां बने रहना, डीएम का तबादला न किया जाना कितना मायने रखता है, यह हाईकोर्ट में दलील देने की कोशिश की। मामला यह है कि लखनऊ बेंच में बुधवार को सुनवाई हो रही थी। सीबीआई ने अब तक की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिलाधिकारी हाथरस को अभी तक नहीं हटाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की और पूछा कोर्ट ने सरकार से कि विवेचना के दौरान क्या उन्हें हाथरस में बनाए रखना निष्पक्ष और उचित है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज कराई गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। गत 2 नवंबर को सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था और उसी संदर्भ में बात की। कोर्ट ने कहा कि हमारे समझ जो भी प्रक्रिया चल रही है उससे डीएम भी जुड़े हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि सिर्फ निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए इन प्रक्रियाओं के दौरान उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाए? यह हाईकोर्ट ने कहा। इस पर सरकार के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर अगली सुनवाई पर सरकार का रुख स्पष्ट करने की बात कही है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब हाईकोर्ट ये पहले कह चुका है और जहाँ जांच हो रही है, जहाँ इतने विवाद और इतने सवाल हैं, यहाँ आखिर एक डीएम इतना क्यों मायने रखता है कि योगी सरकार एसपी का ट्रांसफ़र कर देती है, कुछ और पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, लेकिन डीएम वहाँ टिके हुए हैं और हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब देखते हैं इसके बाद क्या करती है सरकार अगली सुनवाई पर। तो ये खबर है। यूपी की चूंकि बात चली तो यूपी की एक खबर अमर उजाला में मुझे दिखी और ये तस्वीर मायने रखता है खबर से ज़्यादा। ये अमर उजाला में अंदर के पन्ने पर 7 नंबर पन्ने पर छपी है। खबर के साथ एक तस्वीर है, मैं इसको देखता हूँ कि अगर मुझे इसकी तस्वीर साफ कहीं और दिखती है। ये खबर है, बेखौफ अपराधी कारोबारी के सिर पर पिस्टल सटाकर मांगी रंगदारी। अब ये खबर क्या है? ये बनारस से है। बनारस क्या है? काशी। काशी क्या है? प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र। और यहाँ क्या है? ये तस्वीर एक है कि बनारस में सर्राफा कारोबारी से 1 लाख का इनामी बदमाश खुलेआम सिर पर पिस्टल सटाकर 50 लाख की रंगदारी मांग रहा है। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज बुधवार को वायरल हुआ। 1 मिनट 31 सेकंड के फुटेज में दिखाया गया कि बदमाश किट्टू कारोबारी की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर धमका रहा है। अब ये फ़ोटो छपा हुआ, मैं देखता हूँ कि अगर वीडियो मिलेगा तो मैं इसमें वीडियो लगाऊंगा। इसमें है कि ऐसे ये धमका रहा है। इस बीच कारोबारी के घर के सामने लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उस जो बदमाश और गुंडा है उस पर लोगों की मौजूदगी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये पियरी निवासी हैं सर्राफा कारोबारी जिनके सिर पर पिस्टल सटाकर ये पैसे मांग रहा है। 10 दिन हो चुके रंगदारी मांगने के मामले में, लेकिन अब तक उस शख्स का जो भी बदमाश है उसकी गिरफ्तारी या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। और उसका नाम है रोशन गुप्ता उर्फ बाबू उर्फ किट्टू। उस पर इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है और क्राइम ब्रांच और कई टीमें उसकी तलाश कर रही है। 50 लाख की रंगदारी की बात मैं बता चुका। सबसे बड़ी बात है सरेआम हो, ये रंगबाज कहें, गुंडा कहें, जो भी कहें, सरेआम पिस्टल सटाकर और उसके बाद रंगदारी मांग रहा है। सीसीटीवी में कैद है, कई लोग वहाँ आते जाते दिख रहे हैं, किसी पर उसका फ़र्क नहीं पड़ता। समझिए यूपी में बदमाशों के हौसले, गुंडों के हौसले, ऐसे रंगबाजों के हौसले किस कदर बुलंद है। ये राम राज्य की एक बानगी है ये खबर। तो ये खबर है। इसके अलावा कुछ और खबरें, जैसे एक लालू को लेकर
लालू यादव ने जिस ढंग से बिहार विधानसभा में स्पीकर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी के नेता को पटाने की कोशिश की, बीजेपी के विधायक को पटाने की कोशिश की और जेल से फ़ोन किया और कहा कि एब्सेंट हो जाओ और कोरोना का बहाना बना लो, और उसके बाद इस तरह से हो सकता है और लोगों से वो बात कर रहे हो। ये एक सवाल है जो कल आखिरकार, हालांकि स्पीकर बीजेपी का बन गया और लालू यादव जेल में रहते हुए फ़ोन करके जो कोशिशें कर रहे थे या पर्दे के पीछे जो भी महागठबंधन के बाकी नेता कोशिशें कर रहे होंगे, वो तमाम कोशिशें नाकाम हुई। लेकिन लालू यादव को लेकर नाराज़गी है और ये वाजिब है कि जेल से फ़ोन करके अगर सत्ताधारी दल के विधायक को कहते हैं कि तुम एब्सेंट हो जाओ, एब्सटेन करो या जो भी करो, लेकिन किसी भी ढंग से अपनी पार्टी के फैसले से अलग जाकर हमारी मदद करो, और उसके बाद कुछ आश्वासन भी देते हैं सरकार गिरा देंगे और उसके बाद आगे क्या होगा। तो ये एक ऑडियो कल वायरल हुआ था और वो खबर अखबारों में है। थोड़ी हैरत की बात ज़रूर है, लेकिन ये दुनिया जानती है, कई बार ऐसी खबरें आ चुकी है कि वो कहने को जेल में, हालांकि वो कोई उस तरह के सलाखों के पीछे वाली जेल में नहीं है, वो वहाँ रिम्स के डायरेक्टर के बंगले को एक टेम्पररी जेल बनाया गया है, वहीं रहते हैं, लेकिन उनके पास फ़ोन उपलब्ध हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं और इस तरह से डीलिंग की खबर कल आई थी जो अखबारों में है। हालांकि शिकस्त हुई, लालू यादव जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन उनकी नीयत पर, उनके तरीके पर विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए और ये वाजिब सवाल है। जेल में रहकर उनको ऐसी सुविधाएं मिली हुई है कि वो इस तरह से मनाने, पटाने और सरकार गिराने की कोशिशों को अंजाम देने में जुटे हुए थे। तो ये खबर है। उसके अलावा कोरोना में मौत को लेकर जिस ढंग से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो हर अखबार में खबर है। एक खबर भास्कर ने छापी है, ये भी, इस पर बात मैं पहले भी एक बार कर चुका हूँ कि जब देश में कोरोना था, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, सरकार की तिजोरी भरी जा रही थी, पेट्रोल कंपनियों, डीजल कंपनियों, तेल कंपनियों की तिजोरी में पैसे आ रहे थे, लेकिन दरअसल विदेश में जहाँ से तेल आना है, कच्चा तेल, वहाँ तेल की कीमतें घट रही थी। सरकार और कंपनियां कमा रही थी, वहाँ तेल की कीमतें घट रही थी उस दौर में जब भारत में नौकरियां जा रही थी, मंदी का दौर था। हालांकि मंदी अभी भी है, लेकिन कोरोना के पीक की बात। तो ये खबर एक भास्कर ने छापी है। पेट्रोल डीजल पर ज़्यादा टैक्स से सरकार, कंपनियों ने 3 महीने में 25,000 करोड़ कमाए, 3 महीने में। और वो विस्तार से छापा है कि किस तरह से सितंबर में जो तिमाही ख़त्म हुई, तेल कंपनियों का शुद्ध मुनाफा 3 गुना बढ़कर 10,951 करोड़ हो गया। सरकार को टैक्स के रूप में लगभग 19,000 करोड़ अतिरिक्त हासिल हुए। और ये अप्रैल मई में 2,000 रुपये प्रति बैरल जब तेल की कीमत आ गई थी, पिछले साल जुलाई से सितंबर तिमाही में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 4100 से 4400 के बीच थी, जबकि अप्रैल मई में 2000 तक आ गई थी। उस समय पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने की बजाय सरकार ने 6 मई से पेट्रोल पर 10 रुपया और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी, जो अब तक लागू है। तो ये विस्तार से छापा है। आपको लगता है कि सरकार आपकी, हमारी बहुत सोचती है, लेकिन दरअसल सरकार ने अपना भी खजाना भरा, जो तेल कंपनियां हैं उनको भी फ़ायदा हुआ, पब्लिक को फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि कच्चे तेल की कीमत आधी हो गई कोरोना के समय अप्रैल मई में। उसके बाद भी फ़ायदा सिर्फ सरकार और कंपनियों को हुआ। ये एक भास्कर ने खबर छापी है। एक दिलचस्प खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में है करप्शन को लेकर। हम सब लोग जानते हैं कि भारत में करप्शन के मामले में, भारत में हर राज्य, हर ब्लॉक, हर जिला, हर सरकारी कार्यालय, वहाँ घूसखोरी होती है। और घूस की जो परंपरा है, रवायत है, ये दशकों से है और नीचे तक है। और उस मामले में चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट छापी है। इस पन्ने पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंदर छापी है, पहले पन्ने का जो हाफ फ्लिप होता है उस पर, और उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जरा सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। इसमें जो जानकारी है, और इस मामले में हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ों में भारत अव्वल होता है, चाहे हंगर इंडेक्स हो, चाहे घूसखोरी का कोई इंडेक्स हो। तो इस खबर में क्या है कि 47% ने, जो सर्वे किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, 47% लोगों ने माना कि बीते 12 महीनों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। और उसी में है कि एशिया की बात करें तो भारत में ब्राइवरी रेट सबसे ज़्यादा है, 39%। और घुसखोरी में भारत एशिया में नीचे से फर्स्ट है। नीचे से फर्स्ट समझते हैं आप,
कई मामलों में भारत नीचे से फर्स्ट नहीं तो चलिए नीचे से 10-20 नंबर में ही भारत आता है, यहाँ नीचे से फर्स्ट है एशिया की बात करें तो। और उसी में है कंबोडिया दूसरे नंबर पर है 37%, ब्राइवरी रेट में इंडोनेशिया 30%, मालदीव जापान सबसे कम 2%, भारत 39%, साउथ कोरिया 10%, नेपाल 12%, ब्राइवरी रेट की बात कर रहा हूँ। और इसमें एक जो दिलचस्प जानकारी है, भारत में पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल करके काम कराने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। पर्सनल कनेक्शन, जिसमें आप कनेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं और इसका भी इस्तेमाल करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा है। एशिया की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से। और इसमें एक आंकड़ा और डिटेल छापा हुआ है कि पुलिस के संपर्क में आने वाले 42% लोगों ने कहा कि उन्होंने रिश्वत दी। 42% लोगों ने कहा पुलिस को रिश्वत दी और काम कराया। और ये भी कहा है 41% लोगों ने कहा पहचान पत्र और छोटे मोटे काम कराने के लिए भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। और इसी में इस सर्वे में ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अगर वो रिश्वत नहीं देते और पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते तो उनका काम नहीं होता। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा। इसी सब समझिए कि भ्रष्टाचार में भारत कितना आगे है। एशिया में तो अभी फ़िलहाल नंबर 1 है मान लीजिए। तो ये है एक खबर। और उसके बाद कुछ और छिटपुट खबरें हैं, जिसमें एक अहमद पटेल को लेकर एक कल तस्वीर वायरल हुई थी। कल ही 3-4 बार मैंने फ़ोटो देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं सिर्फ, हो सकता है आपने तस्वीर देखी होगी, लेकिन मैं उस तस्वीर का जिक्र करते हुए एक बार चाहता हूँ फ़ोटो आपको दिखाऊं। और वो कैप्शन जहाँ से भी आया, ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे थे उस तस्वीर के बारे में, वो कैप्शन भी मुझे अच्छा लगा जिन लोगों ने लिखा। ये तस्वीर है अहमद पटेल के साथ राजीव गांधी की। मैं तस्वीर चाहूँगा कि यहाँ लग जाए, लगा दूंगा एडिट के समय अगर वक्त मिला तो इसमें है राजीव गांधी ने अरुण सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस और अहमद पटेल को संसदीय सचिव बनाया था। उस समय तीनों कतार में खड़े हैं, अरुण सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस, अहमद पटेल, राजीव गांधी सामने है। अब इसको देखिए, लोगों ने कैप्शन यही लगाया था कि तीनों को अमर अकबर एंथोनी की जोड़ी कहा जाता था। अमर, अरुण सिंह, अकबर, अहमद पटेल, एंथोनी, ऑस्कर फर्नांडिस। दरअसल अगर देखें तो अहमद, मतलब अकबर, अमर और एंथोनी, दरअसल तीनों अगर धार्मिक तौर पर देखें, कहने का मकसद वही होगा कैप्शन का, तो ऐसा ही लगता है, अमर, अकबर, एंथोनी। तो तस्वीर दिलचस्प थी, तो मुझे लगा ये तस्वीर आपको दिखा दूँ। इसी तरह से तस्वीरों की बात करूँ तो एक तस्वीर मुझे भास्कर में दिखी आज, वो भी मैं चाहता हूँ आप देख लें। ये तस्वीर भास्कर में इंटरेस्टिंग है, पिछले पन्ने पर भास्कर ने छापी है कि गुजरात में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ड्राइव थ्रू हुआ, उठावना जिसको कहते हैं। हालांकि ये तस्वीर मैंने देखी थी विदेशी अखबारों में 2-3 महीने पहले, अमेरिका और दूसरे देशों से खबरें आ रही थी। ये ड्राइव थ्रू मतलब ये कि किसी की डेथ हुई कोविड के कारण। राजकोट की तस्वीर है और राजकोट में कोराट परिवार, जिस परिवार में डेथ हुई, उन्होंने उठावना रखा और कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए परिवार के सभी लोग एक जगह बैठ गए और सभी परिचित और संबंधी कार से ही उनके सामने श्रद्धांजलि देते हुए निकल गए। ये एक तस्वीर भास्कर ने छापी है। इससे आप कोरोना का डर, कोरोना का खतरा, कोरोना के संकट की गंभीरता को समझ सकते हैं। तो ये खबर है। उसके अलावा छिटपुट कुछ और खबरें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं, हाँ, एक इसने टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक लीड छापी है जिसका जिक्र कल मैंने किया था, कल परसों 2 दिन के वीडियो में, लव जिहाद के मुद्दे पर। तो लव जिहाद तो नहीं, लेकिन ये है एक हाईकोर्ट का फैसला है और इस फैसले को भी उसी संदर्भ में देखना चाहिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था 3 दिन पहले का, जिसमें कहा था 2 वयस्क अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन सकते हैं, संविधान उन्हें इसका अधिकार देता है, आर्टिकल 21 के तहत उन्हें इसकी आज़ादी है, पर्सनल लिबर्टी और जीवन साथी चुनने की। और इसी में है कि ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है। एक महिला की शादी, 20 साल की महिला थी, उसकी शादी हुई थी, वो उन्हें परिवार वालों को उनके खिलाफ, परिवार वालों ने उस लड़के के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। लड़के का नाम बबलू था, लड़की का नाम सुलेखा था है। और उसके बाद कोर्ट ने इसके पक्ष में उसी तरह का, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लाइनों के इर्द गिर्द ही उसी तरह का फैसला दिया है। लेकिन ये फैसले मायने बीजेपी सरकारों के लिए नहीं रखते हैं, रखते
तो इस तरह से लव जिहाद को लेकर जिस ढंग से कानून बनाया जा रहा है, अब एमपी सरकार भी 10 साल की सज़ा की बात कर रही है, शायद ये नहीं होता। तो ये सब छिटपुट खबरें। और फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक, बल्कि महानतम खिलाड़ी मैराडोना को लेकर, उनकी डेथ को लेकर आज हर अखबार में बहुत प्रमुखता से उनकी प्रोफाइल है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे और उनकी कहानियाँ, किस्से, कहानियाँ, इतनी तरह की कहानियाँ हैं जिससे कुछ अखबार में आधे आधे पन्ने। दूसरा, अहमद पटेल के निधन के बाद उनके बारे में भी, चूँकि उन्हें संकट मोचक कहा जाता था, कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के सबसे करीबी थे, इसलिए उनको लेकर भी बहुत सारी कहानियाँ अखबारों में छपी है। इसके अलावा कुछ खास है नहीं। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से फिर से एक बार सख्ती के संकेत मिल रहे हैं। रात्रि कर्फ्यू लगाने की भी बात की जा रही है। और चूँकि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ इलाकों में कोरोना के विस्तार की खबरें आ रही है, दिल्ली में ख़ास तौर से बहुत खतरनाक स्थिति है, इसलिए एक बार फिर से सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय बुधवार को नए दिशा निर्देश, नई गाइडलाइंस दी है। और उस गाइडलाइंस में क्या सब चीज़ें शायद आपको पता होंगी। और ये चिंता हम सब की होनी चाहिए, सिर्फ सरकार की नहीं है, कि हम सब कैसे बचने, खुद को सुरक्षित करने, परिवार को सुरक्षित करने, और बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, कैसे इसकी चिंता करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, लेकिन उससे पहले कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार, शुक्रिया।